गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरूर में रहेंगे अगले आधे घंटे और हमारे साथ पिछले शो से राजेश थलपोते और प्रकाश गावा बने हुए हैं। एसबीआई सिक्योरिटीज़ के सुदीप शाह और सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन अपने टॉप ट्रेड्स के साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा बिग मार्केट वॉइसेस में आज दो खास मेहमान होंगे। मास्टर्स इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर सौरभ मुखर्जी से हम बात करेंगे कुछ पोर्टफोलियो बेट्स पर, और वहीं बाजार के टेक्निकल्स और दमदार रॉकेट कॉल्स पर आने के लिए आज जुड़ेंगे केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया। ये सब लाइंड अप है कुछ ही देर में शो में, लेकिन एक बार जरा मार्केट को रिविजिट करते हैं। मार्केट में आज प्रेशर है दो स्टॉक्स की वजह से, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस, और दूसरी तरफ सपोर्ट देने का काम आज कर रहे हैं आईटीसी और एक्सिस बैंक का। लेकिन प्रेशर ज़्यादा दो स्टॉक्स की वजह से। एक बार रिलायंस और एचडीएफसी बैंक दोनों इस समय डे लो पर, और उसके सामने आईटीसी और एक्सिस ये ग्रीन में। टाटा मोटर्स डे हाई पर इस समय। आईसीआईसीआई बैंक ने भी एक अच्छा मोमेंटम दिखाया इस समय। टाटा मोटर्स, आईसीआईसीआई बैंक, ये दोनों स्टॉक्स डे हाई पर। टीसीएस डे हाई पर। तो ठीक है, मार्केट को इतना ख़राब नहीं है। एडवांस डिक्लाइन भी 1:1 ही है। हालांकि मिड कैप अब वापस रेड में आया है, लेकिन एक बस ये दो स्टॉक्स हैं और इनमें सेलिंग प्रेशर काफ़ी है, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक पर। अदरवाइज मार्केट ठीक ठाक है। अच्छा, वो आरआर काबेल की जो लिस्टिंग हुई थी वो 1180 पर सेटल हुआ प्री ओपन में। 1035 का इशू प्राइस था। करीब करीब 14% का यहाँ पर प्रीमियम है। ये मेरे ख्याल से अब टाइम क्या हुआ, 9:59, 30 सेकेंड्स बाकी हैं। अच्छी प्रमोटर ग्रुप से कंपनी बिलोंग करती है, काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इनका। एक सवाल ये उठ रहा था कि क्या ये महंगा है, क्योंकि ऑलरेडी जो आपके पीयर है पॉलीकैब, जिसने खैर बहुत शानदार मूव्स दिखाए हैं, उसके मुकाबले शायद मार्जिन प्रोफाइल इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अब खैर लिस्टिंग की शुरुआत, और ये देखिए ये बेल बजने की तैयारी यहाँ पर। ओके, 1180 पर शुरुआत आरआर काबेल की लिस्टिंग की, 1175 पर अब इस समय। तो ठीक ठाक ही लिस्टिंग हुई है, 1170, 1180, और अच्छी लिस्टिंग मानी जाएगी वीरू, गिवन द सर्कमस्टांसेस। 1180 के आसपास होल्ड करता हुआ। जी हाँ, लिस्टिंग अच्छी है। जो अनुज कहते हैं, जो गिवन सर्कमस्टेंसेज आज हमारे पास हैं, हमें एक अच्छा दिन शायद इनको नहीं मिला, लेकिन फिर भी इस सूरत हाल में लगभग 154 रुपये के प्रीमियम के साथ ये लिस्टिंग हुई है। अनुज, थोड़ा सा इंडिसेस को डिस्कस करते हैं। 20,007 निफ्टी बैंक तो एटलीस्ट आज के इस बड़े रिस्क को, मतलब एचडीएफसी बैंक जो इवॉल्व हुआ था आज, उसको एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की स्ट्रेंथ के चलते थोड़ा सा नेगेट कर रहा है। बट रिलायंस का ये एडिड प्रेशर क्या हैंडल कर पाएगा निफ्टी, क्या लग रहा है? आई मीन ये एक सरप्राइज पैकेज है रिलायंस आज फॉर द टाइमिंग। नहीं है, बिल्कुल है सरप्राइजिंग पैकेज। सरप्राइजिंग कह लें आप या जो मर्जी कह लें, लेकिन क्लियरली एक इम्पैक्ट तो है मार्केट पर रिलायंस की वजह से। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, हम तैयारी कर रहे थे एचडीएफसी बैंक के वीकनेस की, रिलायंस आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तो ये आज एक थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस आया है। और ये ब्लॉक डील जो हुई है, बड़ी ब्लॉक डील हुई है। ये अभी तक पता नहीं चल पाया कि किसने मतलब इसमें बेचा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट है। लेकिन अगेन वीरू, टेक्निकली देखा जाए तो इस समय मार्केट बहुत ज़्यादा वीक होनी चाहिए थी। उसके हिसाब से ठीक है, मार्केट अभी भी होल्ड कर रहा है लेवल्स, लेकिन अभी भी कोई ट्रेड नहीं बनी है। जब तक मार्केट अपने लेवल्स होल्ड ना करे, तब तक ट्रेड ना ही लें तो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा, या इंडिविजुअल स्टॉक्स पर ट्रेड फोकस करें तो बेटर रहेगा। जी वाकई इंडिविजुअल ट्रेड्स आज सुबह सुबह जितने हम लोगों ने पिक किए वो अच्छा स्विंग दे के भी गए। खैर, ये कार्यक्रम आज बहुत सारे मेहमानों से और आज की इस लिस्टिंग से आरआर केबल की सुसज्जित है। 4 मेहमान आपकी स्क्रीन पे हैं, और सुदीप शाह, नीलेश जैन फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके, और राजेश थलपोते जी और प्रकाश गावा पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। सुदीप, गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है। बताइए इंडिसेस पे व्यू और दो आपकी कन्विक्शन आइडियाज। गुड मॉर्निंग वीरू जी, गुड मॉर्निंग अनुज। मुझे लग रहा है जो हिसाब से आज मार्केट ने ओपनिंग किया और उसके बाद 20,040, 20,050 के लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, और पहला 1 घंटे का जो लो था स्टॉक ने अभी उसको तोड़ा, इंडेक्स ने अभी उसको तोड़ा भी है। जो हिसाब से हम देख रहे हैं 20,000, 19,980, 19,990 ये लेवल पे वापस एक बार इंडेक्स आ चुका है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ा वीकनेस रहेगा। जब तक 20,050, 20,070 का लेवल क्रॉस नहीं होता है, तब तक 19,930 और 19,900 का सपोर्ट लेवल हम देखते हैं कि निफ्टी में एक बार आ सकता है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा कॉशियस अप्रोच रख के काम करना चाहिए आज हमें।
और बैंक निफ्टी की यदि बात करें तो 45,800 का जो एक रेजिस्टेंस लेवल है, जब तक वो क्रॉस नहीं होता है तब तक हमें लग रहा है कि एक बार 45,400 45,350 के लेवल्स बैंक निफ्टी में आ सकते हैं। और आज थोड़ा कंसोलिडेशन के साथ थोड़ा नेगेटिव बायस हमें लग रहा है दोनों इंडाइसेस में देखा जाएगा। ओके, सुदीप आपकी पिक्स शायद नहीं हुई है। गुड मॉर्निंग। ओके, सुदीप म्यूट पर हैं। एक काम करते हैं, एक बार आता हूँ सुदीप आपके पास वापस। गाबा सर, आपकी फ्रेश पिक्स क्या होंगी इस समय की? मुझे HL पसंद है, यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है। 4008 पर ट्राई कर रहा है, बेस बना रहा है। स्टॉप होगा करीब 3967 का। पॉसिबल है कि 4650 4100 ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा जो स्टॉक पसंद है मुझे वो है टाटा मोटर्स। 645 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बेस बढ़िया बना है और उसके बाद एक बाउंस मिला है। स्टॉप होगा 640, टारगेट है 670 का टाटा मोटर्स। बस सर, थैंक यू सो मच आज सुबह जुड़ने के लिए हमारे साथ। राजेश जी, आपकी फ्रेश पिक्स? अनुज जी, हीरो मोटर्स, आई थिंक सुबह भी किसी गेस्ट ने इस पे बाय कॉल रिकमेंड किया। मैं भी चाहता हूँ कि इस पे एक बाय कॉल दे दूं। सबसे बड़ी बात है, बाजार में जो वोलेटिलिटी है उसके सामने ये डटा खड़ा है। इसका अगर आप पैटर्न देखें तो इट्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन। इसका जो टारगेट दिखता है वो है करीबन 3,200, 3,250, 3,100 के ऊपर हम बाय करेंगे। स्टॉप लॉस होगा 3,060। एक सेल कॉल भी लूंगा मैं। जहाँ वीकनेस है, मुझे लगता है OMCs, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में वीकनेस है, HP, BP, IOC। तो अगर मुझे एक चुनना है, देन आई वुड लाइक टू गो शॉर्ट इन HPCL। मुझे लगता है ये जो फिलहाल इसका जो ट्रेंड बन रहा है डेली चार्ट पे, ये एक वीक ट्रेंड है। कंसोलिडेशन हो रहा है, लेकिन कंसोलिडेशन ये इसकी इंपॉर्टेंट क्लस्टर ऑफ एवरेजेस के नीचे हो रहा है। तो यहाँ पे लगता है कि ये एक बार के लिए करेक्ट होगा। कहाँ तक? 230 तक का फॉल मुझे HPCL में दिखता है। 254 करंट प्राइस है, तो हम सेल करेंगे 265 के स्टॉप लॉस के साथ। 230 ये इसका टारगेट होना चाहिए। ओके, HPCL पे सेल सर्कमस्टेंसेस हैं भी आपके पास पर्याप्त इस पर एक सेल खोलने के, ट्रेड लेने के। और मूव इसमें अच्छा था, डे लो की डिजेक्ट्री में आके ट्रेड करता हुआ। चलिए अब बात करते हैं नीलेश जैन से। नीलेश, गुड मॉर्निंग। आपके दो कन्विक्शन आइडियाज इस वक्त के? वेरी गुड मॉर्निंग टू। बिल्कुल, देखिए इस प्रकार के वॉलेटाइल मार्केट में एक सेल और एक बाय आइडिया है। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा बिग वाली वाले ट्रेड से। बिग वाली करने की सलाह है इंडिगो में। यहाँ पे लगातार हमने वीकनेस देखी है और वीकनेस देखने को मिल रही है, जिस हिसाब से लगातार क्रूड ऑयल प्राइस में बढ़त हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक मेजर सपोर्ट जो 2400 से 2405 के रेंज में था वो ब्रेक हो चुका है लोअर साइड में। अब यहाँ से काउंटर अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करता हुआ नजर आ सकता है। तो करंटली 2366 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 2405 का स्टॉप लॉस होगा और निचले स्तरों पर 2320 से लेकर 2300 तक की डाउनसाइड हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे एक बिकवाली का ट्रेड होगा इंडिगो में। वही खरीदारी करने की सलाह होगी फार्मा स्पेस, थोड़ा सा पॉजिटिव नजर आ रहा है सन फार्मा इस पर्टिकुलर काउंटर में। हालांकि पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में हम एक कंसोलिडेशन देख रहे हैं, बट जिस हिसाब से यहाँ पे मोमेंटम इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स पे हमें एक बाय क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। तो गोइंग फॉरवर्ड एक ब्रेकआउट हमें बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। तो करंट लेवल पर सन फार्मा में लॉन्ग करके चलने की सलाह होगी 1132 के स्टॉप लॉस से 1175 और 1190 के टारगेट्स होंगे। ओके, अच्छा सुदीप के ट्रेड रह गए थे। सुदीप फटाफट अपने ट्रेड देंगे। जी जी वीरू जी, मेरा पहला ट्रेड है ICICI बैंक। हमने देखा है कि बैंक निफ्टी में जो HDFC बैंक को लेके जो मंदी हो रही है, तो उसके सामने एक्सिस बैंक और ICICI बैंक सपोर्ट कर रहे हैं। और ICICI बैंक के लिए 980 का एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। और यहाँ पे ICICI बैंक का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। प्लस हम ये देख रहे हैं कि अगर ऑप्शंस डेटा देखें तो 980 और 990 के पुट्स में एडिशन है, और साथ साथ में यहाँ पे सामने 1010 1020 के कॉल में अनवाइंडिंग भी हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि ICICI बैंक में स्ट्रेंथ हम अगले 1-2 सेशन में देख सकते हैं। तो 980 के स्टॉप लॉस से ICICI बैंक 1020 के टारगेट के लिए मेरा पहला पिक है। दूसरा पिक है ONGC। PSU स्टॉक्स में वैसे भी हम बाइंग देख रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से, और अच्छा मोमेंटम CPSE स्टॉक्स में बना हुआ है। और ONGC का अगर डेली वीकली चार्ट भी देखें तो हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशंस तो हो ही रहे, पर स्टॉक ने अपना जो एक इम्पोर्टेंट एक रेजिस्टेंस था 180 183 का,
उसके ऊपर भी सस्टेन करना चालू कर दिया, और अब यहाँ पे मार्केट के वीकनेस के सामने भी यहाँ पे हम गेन देख रहे हैं, तो एक आउट परफॉर्म भी कर रहा है स्टॉक। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 184 के स्टॉप लॉस से 196 के टारगेट के लिए ओएनजीसी को लिया जा सकता है। ओके, ओएनजीसी को यहाँ पर रेडार पर रखें। चलिए अब एक काम करते हैं, एक बार जरा मार्केट रिविजिट करते हैं, क्योंकि अब हम डे लो पर निफ्टी में एक सडन कोलैप्स आया फिर से 19970 इस समय निफ्टी पर, और उसका सबसे बड़ा फैक्टर है एचडीएफसी बैंक। अब एचडीएफसी बैंक 1570 पर, देखिए जो हम बात की थी कि एक जो मंडे वाले शॉर्ट्स हैं वो शायद शुरू में ही निकल जाएं, उसके बाद सेकेंड राउंड ऑफ शॉर्टिंग अगर आई तो प्रॉब्लम होगी। और अब 3.5% ये स्टॉक नीचे 1570 इस समय एचडीएफसी बैंक का। बिग मार्केट वॉइसेस में मार्केट आउटलुक डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मार्सलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स से सौरभ मुखर्जी जुड़ गए हैं। सौरभ, गुड मॉर्निंग। एचडीएफसी बैंक है क्या आपके पोर्टफोलियो में, और अगर है तो ये जो एनालिस्ट मीट हुई थी इस पर आपका क्या व्यू रहा, जो और मार्केट के रिएक्शन पर क्या व्यू रहा आपका? भारी पैमाने पे है, और इसीलिए हम एग्जिस्ट करते हैं। हमारे देश में या ब्रोकरेज एनालिस्ट, पूरी दुनिया भर में एक्चुअली ब्रोकरेज एनालिस्ट का काम है शॉर्ट टर्म व्यू लेना, और हमारा काम है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना। सो जो दो मुद्दों पे स्टॉक टूट रही है वो मुद्दे से हमको ज्यादा चिंता नहीं है। पहला मुद्दा है कि एक्सेस लिक्विडिटी लेके एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का मर्जर किया गया है, उससे मैं खुश हूँ। अगर नहीं होती एक्सेस लिक्विडिटी मेरे को चिंता होती, और एक्सेस लिक्विडिटी अगर है उसका मतलब है कि अगले 2 साल में इस एक्सेस लिक्विडिटी के इस्तेमाल से एचडीएफसी बैंक अपने ग्रोथ को बढ़ावा देगा। और जो दूसरा अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स की वजह से बुक वैल्यू घटाई गई है, उससे ज्यादा मेरे को चिंता नहीं है। अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स की वजह से जब ये मर्जर अंडरवे होगा, बुक वैल्यू को सहारा मिलेगा। तो दोनों जो फैक्टर्स हैं वो मेरे ख्याल से नॉन फंडामेंटल फैक्टर्स हैं। सेल साइड का काम है, ब्रोकरेज का काम है इस सब मुद्दों पे बीवीपीएस को, बुक वैल्यू पर शेयर को ऊपर नीचे करना। हमारा काम है लॉन्ग टर्म व्यू देख के स्टॉक में पोजीशन बढ़ाते रहना। एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, इस स्टॉक में मेरा निवेश है मार्सेलस के पीएमएस के जरिए से, मेरे पेरेंट्स का भी निवेश है और हमारे 10,000 क्लाइंट्स का भी निवेश है इस स्टॉक में। नहीं तो एक बार थोड़ा इस पे और डिटेल में बात करना चाह रहा था मैं, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही थी कि मार्जिन पर भी प्रेशर आएगा और शायद थोड़ा एसेट क्वालिटी पर भी थोड़ा सा एक इम्पैक्ट आएगा, जो एक रीजंस रहे थे एचडीएफसी बैंक का एक प्रीमियम वैल्यूएशन कमांड करने के लिए। सौरभ, तो क्या एक वो थीसिस थोड़ा सा खराब हो रहा है, जो एक 4 टाइम्स प्राइस टू बुक एचडीएफसी बैंक को नॉर्मली हिस्टोरिकली मिलती रही है, क्या उससे अब कम, ऑलरेडी खैर कम पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन और डी रेटिंग की यहाँ पर नियर टर्म में गुंजाइश है? तो देखिए, मार्जिन वाला थीसिस मेरे को लॉजिकल नहीं लगता। अगर एचडीएफसी बैंक के पास एक्सेस लिक्विडिटी है, एंड एग्री एक्सेस लिक्विडिटी है इनके पास, एज दे ग्रो इनटू दैट एक्सेस लिक्विडिटी, जैसे एचडीएफसी लिमिटेड और बैंक का बुक जुड़ रहा है, एज दे ग्रो इनटू दैट एक्सेस लिक्विडिटी, बोथ रिटर्न ऑन एसेट्स एंड आरओई दोनों को सहारा मिलेगा। सो ये मार्जिन का जो पॉइंट ऑफ व्यू कि निम्स क्रंच होंगे, आई डोंट अग्री विद दैट, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा। और अगर आप एसेट क्वालिटी की बात करें, एचडीएफसी बैंक का ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए इंडिया के बाकी दिग्गज बैंक है, पीएसयू के साथ कंपैरिजन नहीं करना। एचडीएफसी बैंक का ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए इंडिया के बाकी दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक के मुकाबले करीबन आधा है, आधा, हाफ, राइट। ग्रोस एनपीए नेट एनपीए पे दूसरे बैंक्स के मुकाबले, दूसरे दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक के मुकाबले आधे पे है। तो मार्जिन पे किस लिए किसी को चिंता हो सकती है, मेरे दिमाग के ऑनेस्टली मेरे कॉम्प्रिहेंशन के बाहर है। एक्सेस लिक्विडिटी से मैं खुश हूँ, बिकॉज रिमेंबर सबसे बड़ी चिंता क्या है लोगों को कि एचडीएफसी लिमिटेड का जो लायबिलिटी बुक है उसका फंडिंग एचडीएफसी बैंक को कासा के जरिए से करना पड़ेगा। अगर एचडीएफसी बैंक कासा को ज्यादा जल्दी भगाए तो वो फंडिंग ट्रांजिशन में एचडीएफसी लिमिटेड की बुक बॉन्ड मार्केट के जरिए से फंड होती है, एचडीएफसी बैंक कासा के जरिए से फंड होता है। ये ट्रांजिशन में एक्सेस लिक्विडिटी सहारा देगा, हेल्प करेगा, मदद करेगा, और इसलिए हम इन दोनों मुद्दों से ज्यादा चिंतित नहीं है। एसेट क्वालिटी की इशू एज आई सेड डेटा दिखलाता है, काफी सालों का डेटा दिखलाता है कि नेट एनपीए लेवल पे, ग्रोस एनपीए लेवल पे ये दूसरे बैंक्स के मुकाबले आधे पे है, एंड एक्सेस लिक्विडिटी आई थिंक इज अ गुड थिंग। सो दोनों मुद्दे पे हमको चिंता नहीं है, हम पोजीशन बनाए जाएंगे इस बैंक में। अच्छा सौरभ, एक स्टॉक जो आपने रिसेंटली ऐड किया, या रिसेंटली पता नहीं मुझे, लेकिन मैं पढ़ रहा था कहीं पर, वो है ट्रेंट, और ट्रेंट में बहुत शानदार मूव्स रहे हैं। कोई स्पेसिफिक रीजन, क्योंकि रिटेल में कुछ ही स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया, ट्रेंट उनमें से एक है। हाँ जी, देखिए काफी सालों से हमारी उनके मैनेजमेंट के साथ बातचीत चलती रहती है कि देखिए आवर पॉइंट ऑफ व्यू टू देम हैज बीन कि आप लोग वेस्ट साइड में तो खूब कमा लेते हो, बट बाकी जो आपके फॉर्मेट्स हैं
वहां पे आप कमा नहीं पाते। तो जैसे जैसे हमारी कॉन्फिडेंस बढ़ी लास्ट 1.5 साल में, जूडियो के ब्रांचेस को विजिट करके, जूडियो के ग्रोथ को देख के, जूडियो के प्रॉफिटेबिलिटी, उस फॉर्मेट के दम को देख के जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बनी, हमको समझ आया कि नॉट जस्ट वेस्ट साइड बट जूडियो भी जबरदस्त कमाएगा। जूडियो करीबन आई थिंक 400-500 आउटलेट्स हैं आज। हमारे अंदाजे से ये 4 से 5 गुना और आउटलेट्स खोल सकता है। 2000 से 2500 के आसपास जूडियो के आउटलेट्स खोल सकते हैं। जबरदस्त फर्स्ट बिग कॉल कि वेस्ट साइड ही नहीं, जूडियो पैसा कमा सकता है। और हमारा दूसरा बड़ा कॉल ट्रेंड पे है कि इनका जो ग्रोसरी फॉर्मेट है, जो स्टार बाजार कहलाता है, ये फॉर्मेट भी हमारे ख्याल से कुछ ही दिनों में पैसा बनाने लगेगा। ये फॉर्मेट 10 साल से लॉस मेकिंग रहा है, हमारे रिसर्च के मुताबिक स्टार बाजार फॉर्मेट में भी पैसा बनने लगेगा। ये जेवी है इनका टेस्को के साथ। सो अगर हम इंडिया के इर्द गिर्द रिटेल में देखें, मेरे को कोई दूसरा फॉर्मेट नजर नहीं आ रहा जो साउथ इंडिया के ऊपर, इंडियन वुमेन के ग्रोइंग वेल्थ के ऊपर, और जो हमारे देश में जो एस्पिरेशन है, वुमेन की, यूथ की जो एस्पिरेशन है, उसके ऊपर खेल सकता है। तो नोएल टाटा और वेंकट और बाकी टीम को की सराहना करनी पड़ेगी। कमाल का फॉर्मेट बनाया है, 5-10 साल का कठोर मेहनत मेरे ख्याल से फायदा ला रहा है यहाँ पे। जसौरा जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। मैं आपके विजय डायग्नोस्टिक पे बात करना चाह रहा था क्योंकि इसमें एक अच्छा मूव आया, उससे बात करूंगा, लेकिन एक और फाइंडिंग आपका रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर जो आपने पिक किया है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। आपकी पीछे सोच क्या है इसको पिक करने की सर? हाँ जी, तो देखिए, दो अलग अलग आई थिंक थीम्स यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पहला है, साउथ इंडिया में इकोनॉमिक बूम कमाल की आई है लास्ट 5 साल में। साउथ इंडिया बाकी देश को छोड़ के कहीं आगे चला गया है। तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटका, मोटा मोटी सारे जो साउथ के स्टेट्स है, जबरदस्त इकोनॉमिक बूम है। उससे क्या हो रहा है, लोगों की इनकम लेवल्स बाकी हिंदुस्तान के मुकाबले लोगों की इनकम लेवल्स कई ज्यादा आगे चली जा रही है। और दूसरा जो थीम है कि वर्किंग वुमेन, इंडियन वुमेन, स्कूल से लेके कॉलेज तक हर एक स्टार्टर ऑफ एजुकेशन में मोर गर्ल्स आर स्टडीइंग देन बॉयज। लड़कियों की पास रेट बॉयज के मुकाबले कहीं ज्यादा है। इसलिए एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीजिंगली हमको डेटा आ रहा है कि एम्प्लॉयमेंट में लेडीज को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं मेन के मुकाबले, और बैंक अकाउंट में भी लेडीज का ज्यादा पैसा है मेन के मुकाबले। सो वुमेन की प्रॉस्पेरिटी और साउथ की प्रॉस्पेरिटी दोनों को जोड़ते हुए हमने ये रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर आइडेंटिफाई किया। करीबन 17 अस्पताल है प्राइमरीली साउथ इंडिया में, जहाँ पे ये लोग फोकस करते हैं चाइल्ड डिलीवरी, मैटरनिटी और पीडियाट्रिक हेल्थ केयर में। और जिस प्रकार का इनका बिलिंग रेट है, जिस प्रकार का रेवेन्यू पर कस्टमर है, नॉर्थ या वेस्ट में कोई अस्पताल उम्मीद भी नहीं रखता, सपना भी नहीं देख सकता नॉर्थ और वेस्ट में कोई अस्पताल इस प्रकार का पैसा कमाए कि पर चाइल्ड डिलीवरी, पर पेशेंट इस प्रकार का पैसा। तो नतीजा है कि 40-45% रिटर्न ऑन कैपिटल है, which in the context of hospitals is very difficult to do. 17 हॉस्पिटल्स हैं, ग्रोथ अच्छी आ रही है, हॉस्पिटल्स नए हॉस्पिटल भी खोल रहे हैं। आई थिंक गुड़गांव में एक हॉस्पिटल खोल चुके हैं अभी, और पुणे में भी कुछ प्लान्स हैं इनके। सो ग्रोथ रनवे काफी लंबी है इंडिया में। फॉर्मलाइजेशन ऑफ चाइल्ड केयर, पीडियाट्रिक केयर, गायनेकोलॉजिकल केयर अभी शुरुआती है। रनवे काफी है, साउथ का बूम चलता रहेगा हमारे ख्याल से, और लेडीज का, वुमेन का अर्निंग पावर इंडिया में कई ज्यादा और बढ़ेगा अगले 10 साल में। सो इन दोनों थीम्स को जोड़ते हुए हमने रेनबो चिल्ड्रंस हेल्थ केयर खरीदा। देखिए, रीसेंट फाइंडिंग्स, एडिशन, और ये आईपीओ के बाद से स्टॉक चला भी काफ़ी अच्छा खासा, याद रखिएगा। बहुत अच्छी सफल लिस्टिंग भी रही थी। अच्छा सौरभ जी, मैं आऊँगा अब आपके विजय डायग्नोस्टिक पे। बहुत टाइमली पिक किया आपने इसको। अभी इनफैक्ट लास्ट वीकेंड पे मुझे भी ज़रूरत पड़ी बहुत सारी डायग्नोस्टिक सर्विसेज को लेने की। मैं एक चीज़ देख रहा था, अब सिर्फ अगर हम कोविड काल को छोड़ दें तो वो तो एक्सेप्शनल था, उस वक्त तो बहुत दिक्कतें थी, तो वो शायद जो कोविड रेवेन्यूज थे वो कहीं चरम पर लगे इनको। लेकिन अब क्या हेल्थ कंसर्न्स, और आप अपनी हेल्थ को लेके काफ़ी सचेत हैं, अब टेस्ट पर पेशेंट्स काफ़ी, पहले तो नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत थे, लेकिन अब क्या टेस्ट पर पेशेंट्स बढ़ रहे हैं? क्या ये इन कंपनियों को प्राइसिंग पावर फिर देगी? आपका व्यू डायग्नोस्टिक स्पेस पे? अगर आप छोड़ दें, कोविड को इग्नोर करें, तो करीबन 13-14% रेवेन्यू ग्रोथ रही है डायग्नोस्टिक स्पेस में। वो डॉक्टर लाल की बात करें, मेट्रोपोलिस की करें या विजय की करें, अगर कोविड को बिल्कुल इग्नोर करें, एक्स कोविड 13-14% का ग्रोथ रेट रहा है। कोविड के बाद वो ग्रोथ रेट 12-13 के आसपास आया है, बट मेरे ख्याल से वो बाउंस बैक करेगा। कोविड की वजह से कुछ चीजें हुई थी, कुछ चेंजेस हुए थे, जिससे 1-2% ग्रोथ घटा है, बट वो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म फेनोमेनॉन है। जो सबसे बड़ी चेंज आई है कोविड के बाद, ये प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल का पैसा सूख गया है।
सो ये प्राइवेट इक्विटी और वीसी वाले काफी सारे नए डायग्नोस्टिक्स चेन को पैसा दे रहे थे, जो कंपटीशन क्रिएट कर रहे थे विजय या डॉक्टर लाल या मेट्रोपोलिस के लिए। वो कहानी, वो स्टोरी खत्म है कि वीसी के पास पैसा नहीं है। इससे क्या रहा, जो जमे हुए खिलाड़ी हैं, जैसे विजय साउथ में, स्पेशली तेलंगाना आंध्रा में विजय जमा हुआ खिलाड़ी है, लीडर है। जमे हुए खिलाड़ी की प्राइसिंग पावर कई ज्यादा बढ़ी है। इस साल जो हम देख रहे हैं कि जमे हुए खिलाड़ियों की प्राइसिंग पावर वापस आ गई है। एक जो फर्क है विजय में वर्सेस से डॉक्टर लाल, विजय इज बोथ रेडियोलॉजी एंड पैथ, दोनों करते हैं। साउथ में यही इसी प्रकार का चलता है। साउथ में रेडियो और पैथ सेम प्रोवाइडर करता है, क्योंकि साउथ में जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं इनकम लेवल ज्यादा है, लोगों के पास टाइम कम है, इसलिए वो एक ही प्रोवाइडर के पास से रेडियो और पैथ दोनों ले लेते हैं। विजय इस क्षेत्र में साउथ में अनडिस्प्यूटेड लीडर है। करीबन 30-35 साल पुरानी ये चेन है। एज आई डिस्कस्ड 2 मिनट्स अगो, ग्रोथ का स्कोप साउथ में काफी है। इन लोगों ने बखूबी से ईस्ट में भी, कोलकाता में भी एक्सपेंशन शुरू किया है लास्ट 5-6 साल में। वहां पे कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कम है। बारिंग डॉक्टर लाल, ईस्ट में कोई दूसरा बड़ा प्लेयर है नहीं। सो इफ यू कंबाइन रेडियो एंड पैथ, यू गेट बेटर मार्जिन देन पैथ अलोन। एंड इफ यू डू दैट, आप रेडियो पैथ को जोड़ रहे हो, मार्जिन आपकी अच्छी है, और आप इंडिया के सबसे प्रॉस्परस ज्योग्राफी में साउथ में ये चीज कर रहे हो। आपकी रिटर्न ऑन कैपिटल 35-40 है, डॉक्टर लाल से थोड़ी ज्यादा है, आपकी मार्जिन डॉक्टर लाल से थोड़ी ज्यादा है, और आप पोस्ट कोविड जो प्राइसिंग पावर की रिकवरी है उसका पूरा फायदा उठा सकते हो। तो विजय डायग्नोस्टिक्स में करीबन हमने 1 साल पहले पोजीशन बनाया था। उम्मीद है कि कई साल ये हमारे पोर्टफोलियो में रहेगी। ऑलराइट सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। चलिए एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद लौटेंगे। कीड़ेनॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया हमारे साथ जुड़ेंगे। वेलकम बैक। अब हमारे साथ कीड़ेनॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़ गए हैं। आज जानते हैं उनके बोल्ड और रॉकेट कॉल। सुशील, गुड मॉर्निंग। आज की बोल्ड कॉल्स या रॉकेट कॉल से शुरुआत करते हैं। क्या होगी आज की बड़ी बिग कॉल? ठीक है अनुज, अब जिस तरह की अनिश्चितता बाजारों में दिखने लग गई, पिछले मंगलवार को भी हड़कंप मचा, आज भी थोड़ा ऊंच नीच है, तो एक सावधानी की टोन में पहले रखना चाहूंगा। ये जो सो कॉल्ड रॉकेट कॉल्स हैं, ये क्षणिक हैं, आज के बाजार के लिए हैं। इस तरह के अगले महीने 2 महीने के खेल हैं, और इन स्टॉक्स में ज्यादा अनिश्चितता, इसीलिए इनकी चार्ट्स इतनी जोर से ऊपर नीचे दोनों तरफ चलती है। तो साइज को लिमिट में रखें आपके निवेशक। पिछले कुछ दिनों में हमने 2 नए रॉकेट कॉल्स अपने सब्सक्राइबर्स को दिए हैं। एक आपको मैं दिखाऊं, ये चार्ट ईज माई ट्रिप की, जो ये रही चार्ट, देखिए आप, ये ईज माई ट्रिप में जो अब ये टर्मिनल ट्रायंगल बन के ब्रेकआउट आ गया है, हम इसको अब करीब करीब 90-95 तक के लिए खेल रहे हैं। और दूसरा जो स्टॉक हमने रखा है रॉकेट कॉल्स की कैटेगरी में अपने सब्सक्राइबर्स के सामने पिछले कुछ ही दिनों में, वो है धानी सर्विसेज। लॉन्ग रन में हो सकता है इसका भाव 150 भी हो जाए, पर अगला स्पर्ट खेलने के लिए 40 से 70 तक की चाल, और क्या पता थोड़ा करेक्शन देने के बाद ही 80 तक चला जाए। ओके, चलिए ये हो गई 2 बिग बड़ी कॉल्स। सुशील, मैक्रो व्यू काफी इंटरेस्टिंग बन रहा है आपका। गोल्ड और क्रूड दोनों पर अपना व्यू दीजिए इस समय। देखिए, गोल्ड पे जो हम पिछली बार हंसी मजाक में कह गए थे कि अपनी अपनी बीवियों से कह दो दिवाली तक हम इसको 20% नीचे लेंगे, अब उन्हें जाके कह देने का समय आ गया है कि 20% नहीं घट रहा, जितना घटना था गोल्ड घट गया। अब गोल्ड में एक नया बाई सिग्नल है, और ये गोल्ड अब मुझे न्यू हाई तक भागता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए हम $2200 को ध्यान में रखते हुए एक बार सौदे बिठाते हैं, और क्या पता वहां पे भी सेल ना आए। तो गोल्ड में एक तरफा तेजी अगले महीने 1.5-2 महीने के लिए, और दूसरी तरफ क्रूड पे एक बड़ा घातक कॉल है। और मैं चाहूंगा कि मैं एक चार्ट आपको दिखा सकूं क्रूड की MCX टर्म्स में, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ MCX पे इसका व्यापार करते हैं। क्रूड के अंदर देखिए एक रिवर्सल बन गया है। ये ग्रेवस्टोन दोजी कैंडल बन के आज का जो गैप डाउन है, ये असाधारण है, ये कोई साधारण चाल नहीं है। और मुझे क्रूड अब जो चाल नीचे की शुरू हो गई है 7470 वाला 6400 तक करीब आता हुआ दिखता है। पर ये 10% की डिक्लाइन जो है, इसको लेके सेलिब्रेट करना अनुचित हो जाएगा। इसके बाद क्रूड पर हमारा एक बड़ा ही अजीब सा कॉल लोगों को लगेगा। मुझे लगता है क्रूड 6400 वाला सीधा 12000 तक भागेगा 6 से 8 महीने में, करीब करीब डबल हो जाएगा ग्लोबली, यानी $150 तक की चाल बन सकती है। इसको भविष्यवाणी कहना बिल्कुल गलत होगा, तैयारी कीजिए। और इस तरह की घटना कोई बड़े जियोपॉलिटिकल इवेंट के बिना शायद नहीं होगी। क्या पता अफ्रीका का
वॉर का थिएटर रशिया के साथ साथ अब और बड़ा हो जाए या कोई और घटना घटेगी, पर क्रूड की चार्ट्स बता रही है कि ये अगला 10% ट्रैप है मंदी करने के लिए, और उसके बाद बहुत खतरनाक तेजी क्रूड में आने की संभावना है। सुशील जी, अगर आप ट्रेड मतलब इतना कन्विक्शन रखते हैं क्रूड पर, ऑलमोस्ट यहाँ से डबल होने की ट्रेजेक्टरी पर आप बिलीव करते हैं, तो अभी नहीं 10% घटने के बाद शॉर्टिंग का व्यू क्या है? हाँ जी, ओके, अच्छा, ONGC, HPCL, BPCL, IOC, यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पे व्यू क्या है आपका? कि आज भी इतने घटे हुए बाजार में BPCL ने जो भी नीचे गैप डाउन दिया, अगर आपका PCR इस चार्ट को दिखा पा रहा है, मैं आपकी स्क्रीन नहीं देख रहा, तो BPCL में हमारा बहुत ही धुआंधार बाइंग का कॉल है। हमारे सब्सक्राइबर्स लोडेड हैं BPCL पर, सिमिलरली HPCL पर भी। अब ये जो चेन्नई पेट्रो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो बहुत एक्सट्रीम वॉलेटाइल हो गया। चेन्नई पेट्रो 480 भी चला जाएगा तो इंट्राडे में 5-5% घट जाता है, तो MRPL सेफर बेट है। ONGC एक्सट्रीमली ओवरबॉट है इस वक्त। अगर ये 20-25 रुपया नीचे आ जाता है तो उसको निवेश करके बैठना हमें उचित लगता है, और अगर ये क्रूड की थीसिस राइट हो गई तो साल भर में अगर ONGC 400 हो गया तो बड़ी बात नहीं, पर उसके लिए अभी के अभी बाइंग करनी नहीं, पुल बैक में लेना है ONGC को। ओके, ONGC और BPCL पे, IOC पे आपने व्यू समझा। अच्छा, ये आपके आज इस कार्यक्रम में आने से पहले, मतलब मंगलवार से पहले और बीते मंगलवार के बाद, इस एक हफ्ते में या फिर 4 सेशंस में सुशील जी, PSU बैंक्स में बहुत तेजी रही, चाहे वो कैनरा बैंक हो, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा। आपने PSU बैंक्स में क्या किया और अभी भी आपकी किस PSU बैंक पे नजर है? देखिए, 2020 में जब हमने PSU बैंक्स में 8-10 बैगर का कॉल निकाला था तो हम उपहास के पात्र थे। 2021-22 में भी जब हमारे क्लाइंट्स दबोचते रहे उन्हें, तो हम तो इतने नीचे के लेवल से बैठे, और हमने 2023 की भी फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट क्वार्टर में बहुत इसमें तेजी करी, तो हम तो इस भाव में फंसेंगे नहीं। हम इस ताक में है कि कैसे इनमें रिवर्सल आए, तब तक हम भागने दे रहे हैं। रिवर्सल आते हम दे मारेंगे और 30 से 35% नीचे वापस लेंगे चार्ट्स के अनुसार। मैं अपना कभी कोई मत नहीं रखता, जो मेरी चार्ट्स मुझे कहती है बेहिचक में कह देता हूं। तो अब सारी दुनिया को PSU बैंक में तेजी करनी है, हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा एवरेज बिगड़ेगा, और जब सारे लोग गर्म होंगे तो हम थोड़ा नरम हो जाएंगे, मिल जाएगा हमें वापस नीचे, यही हमारी धारणा है। ओके, अच्छा, एक और मैं जो आपके साथ डिस्कशन कर रहा था, एक और आपका बड़ा व्यू बन रहा है येन को लेकर, सुशील। यस, जरा उस पर भी अपना व्यू दीजिए, क्या व्यू बन रहा है यहाँ पर? अनुज, यहाँ दो बातें हैं, दो अलग टाइम फ्रेम पे। जनरली डॉलर इंडेक्स के अंदर जो बाकी की 6 करेंसियां हैं जिनके सामने डॉलर की इंडेक्स बनती है, उसमें से येन को छोड़ के बाकी 5 करेंसीज करीब करीब एक तरफ चलती है और येन उसके उल्टा चलता है। यानी अगर डॉलर बाकी यूरोपियन और ऑस्ट्रेलियन कैनेडियन करेंसी के सामने अगर स्ट्रांग होता है तो येन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और अगर डॉलर कमजोर होता है तो येन और कमजोर हो जाता है। यानी स्पॉन्ज है येन, डॉलर की तेजी मंदी को संभालने के लिए बैकअप है। पर इस बार कुछ ऐसी चार्ट्स बन गई हैं कि न सारी बाकी की 6 करेंसियां, येन भी एकदम एक साथ शिखर पर है, और डॉलर इंडेक्स में मुझे बड़ा सेल ऑफ आते लग रहा है, इस साल का एक नया लो आ जाए। तो अगर अगले 1-1.5 महीने में ये हो गया तो जो भी ये हिचकोले बीच बीच में निफ्टी देगी 500, 600, 700 पॉइंट के, या बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट का झटका दे सकती है, बेहिचक मंदी इंडेक्स पे करने का रंगढंग डॉलर इंडेक्स को देखते हुए अगले 1.5 महीने के लिए नहीं बन रहा। पर अगर मैं 1 साल का व्यू ले पाता हूं तो येन की चार्ट बहुत ही घातक है कि 150 येन $1 के बराबर अगर साल भर में 10 महीने में 100 भी हो गया तो हम अचंभित नहीं होंगे। वो सेल कॉल आ चुका है, उसको टुकड़े टुकड़े में खेलना पड़ेगा। तो येन की एक खासियत ये है कि इतने कम ब्याज दर पे पूरे दुनिया को चीपेस्ट फंडिंग सप्लाई करने का केंद्र है येन। येन कैरी ट्रेड के बारे में आजकल बातें कम होती हैं, तो अगर इस तरह की एक तरफा चाल येन में आ गई 8-10 महीने के लिए तो संसार में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क ऑफ बन सकता है। तो अगले 1-1.5 महीने की तेजी को बी ग्रुप में संभाल के खेलना है। नंबर ऑफ स्टॉक्स को कम कीजिए, एक्सपोजर को मेंटेन कीजिए कि 5% मार्केट बढ़ गया तो 5% माल बेच लीजिए, ये हमने अपने निवेशकों को समझाया है, और बाकी सब अपना देख देख के करें। ऑलराइट सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया। आज थोड़ा आपके वीडियो में दिक्कत आ रही है तो इसके लिए इस चर्चा को हमको यहीं समेटना पड़ेगा। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। अगले ट्यूसडे फिर बात करेंगे आपके साथ, और अब यहाँ पर इस शो को समेट देते हैं। और मार्केट एट डेज लो 19,950 निफ्टी पर और बैंक निफ्टी 45,540 पर। नीरज जी को अब बागडोर सौंप देते हैं। नीरज जी, गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू।